नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। तारीख है 26 अगस्त 2025। आज हम भारतीय बिजनेस और अर्थव्यवस्था की दुनिया में हाल में हुई कुछ बड़ी हलचलों पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास भारत के चुनाव, लोकतंत्र का पर्व, किताब के कुछ अंश हैं और साथ ही बिजनेस न्यूज़ की ताज़ा रिपोर्ट्स भी। मकसद ये है कि इन सारी खबरों के ढेर से काम की बातें निकालें और समझें कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। यहाँ काफी कुछ हो रहा है लगता है। मारुति सुजुकी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा बनानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया। ये एक बड़ा कदम लगता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये काफी अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक गाड़ी का लॉन्च नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का एक बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री ने इसे सरकार की मेक इन इंडिया पहल का ब्रांड एम्बेसडर तक कहा। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर। हाँ। और सोचिए, ये कार जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होगी। 100 से ज्यादा देश? जापान भी। हाँ। जापान भी। और सुजुकी का अगले 5-6 साल में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने का वादा भी है। 70,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जी हाँ, बहुत बड़ा। जाहिर है वो यहाँ उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, नए मॉडल लाना चाहते हैं और अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी स्वदेशी पर काफी जोर दिया है इस मौके पर। हाँ, और उसी प्लांट में लिथियम आयन बैटरी सेल और इलेक्ट्रोड बनाने का प्लांट भी शुरू हुआ है। तो शीबा और डेंसो के साथ मिलकर मतलब ईवी इकोसिस्टम बनाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, पूरी तैयारी। और प्रधानमंत्री ने वो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का भी जिक्र किया था। क्या ये चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में? निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि भारत दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन की चुनौतियों को समझता है, खासकर जब चीन जैसे देश इन पर कंट्रोल रखते हैं। ये मिशन उसी दिशा में कदम है ताकि भारत अपनी जरूरतें पूरी करने में आत्मनिर्भर बन सके। और बैटरी प्लांट का लगना भी इसी आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। ईवी के लिए बैटरी सबसे जरूरी हिस्सा है और उसे भी भारत में बनाना एक बड़ी बात है। सही कहा। और ईवी की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इलेक्ट्रिक स्कूल बसों पर जोर दे रहे हैं प्रदूषण कम करने के लिए। ये किन कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है? ओलेक्ट्रा, जेबीएम? हाँ, ये ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका खोल सकता है। बिल्कुल। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों, खासकर स्कूल बसों का आना एक तरह से स्वाभाविक कदम लगता है। ये कंपनियां पहले से ही इलेक्ट्रिक बसें बना रही हैं, तो उन्हें इसका सीधा फायदा मिल सकता है। अच्छा, ऑटो सेक्टर में और भी कुछ खबरें हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने नया ट्रैक्टर MU4201 लॉन्च किया है और पुराने मॉडल्स को भी अपग्रेड किया है पोम्पा लिफ्ट तकनीक के साथ। सियाट ने सिक्योरा ड्राइव सर्कल नाम से एक कार टायर पेश किया है जो 90% सस्टेनेबल मटेरियल से बना है। ये पर्यावरण के लिहाज से दिलचस्प है। 90% सस्टेनेबल, ये तो काफी इनोवेटिव है। हाँ, और वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट फाइनेंसिंग के लिए SBI के साथ आ गई हैं। अच्छा, विनफास्ट भी अब तेजी दिखा रही है। बिल्कुल। महिंद्रा E30 फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर काम कर रही है जो इथेनॉल वाले पेट्रोल की तरफ बढ़ते रुझान को दिखाता है। और रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष मतलब FY26 में टू व्हीलर मार्केट 6 से 9% बढ़ सकता है। 6 से 9%, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर में काफी एक्शन है, खासकर ईवी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर। चलिए अब ऑटो सेक्टर से निकलकर फाइनेंस और मार्केट की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी बड़े सौदे और हलचलें दिख रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने अडानी समूह को जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट बिजनेस के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। हाँ, ये काफी दिनों से चल रहा था। और साथ ही VIP इंडस्ट्रीज में कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स जैसे सेमीभाग सिक्योरिटीज को हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत भी मिली। जी हाँ, और ITC भी आदित्य बिड़ला ग्रुप की सेंचुरी पल्प एंड पेपर बिजनेस को खरीदने के लिए CCI की मंजूरी का इंतजार कर रही है। ये करीब 3,500 करोड़ का सौदा है। 3,500 करोड़। पेपर सेक्टर में भी कंसोलिडेशन लगता तो यही है। उधर अरियंत कैपिटल मार्केट्स ने अपनी कंपनी स्ट्रक्चर को बदलने की एक जटिल योजना पेश की है, जिसमें कुछ हिस्से मर्ज होंगे, कुछ अलग होंगे। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, और रियल एस्टेट कंपनी हपटाउन ने भी विलय की मंजूरी दी है। उनका लक्ष्य इस साल 6,000 करोड़ रुपए की प्री सेल्स का है, जिसमें मुंबई के उनके बड़े प्रोजेक्ट शामिल है। 6,000 करोड़ प्री सेल्स
तो ये जो अलग अलग सेक्टर्स सीमेंट, लगेज, पेपर, फाइनेंस, रियल एस्टेट में हम अधिग्रहण और विलय देख रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कंसोलिडेशन का दौर है? बिल्कुल, आप इसे कंसोलिडेशन यानी एकत्रीकरण का दौर कह सकते हैं। बड़ी कंपनियां या तो अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं या फिर दूसरे क्षेत्रों में घुस रही हैं। इससे कंपटीशन का माहौल बदल सकता है। बड़ी कंपनियों के पास ज्यादा रिसोर्स होते हैं, वो ज्यादा निवेश कर सकती हैं। हाँ, सही। इससे बाजार में उनकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन ये छोटे प्लेयर्स के लिए चुनौती भी बन सकता है। शेयर धारकों के लिए अच्छा भी हो सकता है अगर इससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, पैसे जुटाने की भी काफी खबरें हैं। थिरुलाई केमिकल्स ने 450 करोड़ से ज्यादा जुटाए हैं। हाँ, QIP के जरिए। पटेल इंजीनियरिंग ने 90 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी NCDs जारी किए हैं। ये एक तरह का लोन होता है जो कंपनियां सीधे निवेशकों से लेती हैं, है ना? जी बिल्कुल, एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। उजास एनर्जी की 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और साथ में बोनस शेयर भी दे रही है। उजास एनर्जी। हाँ, ब्रुकफील्ड इंडिया RIT जो रियल एस्टेट में निवेश करती है, वो 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यूनिट धारकों की मंजूरी मांग रही है। REITs भी एक्टिव है। और बिरला कॉर्पोरेशन ने 50 करोड़ रुपए का कमर्शियल पेपर जारी किया है, जो शॉर्ट टर्म लोन जैसा है। लेकिन एक चिंता की बात भी है शायद, विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs वो पिछले कुछ समय से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। करीब 1,16,000 करोड़ रुपए निकाला गया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा? जी, सबसे ज्यादा असर IT सेक्टर पर पड़ा है, जहां से करीब 57,000 करोड़ रुपए निकले हैं। FMCG और पावर सेक्टर से भी पैसा निकला है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ग्लोबल चिंताएं? हो सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंताएं, शायद अमेरिकी ब्याज दरें, या फिर IT सेक्टर की ग्रोथ को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर निराश है, या ये कुछ और है? पूरी तरह से ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, बड़े पैमाने पर पैसा निकला है, ये सच है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान घरेलू बाजार जैसे सेंसेक्स मजबूत बना रहा। अच्छा। हाँ, उसमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स और आम लोग खरीदारी कर रहे हैं। मतलब डोमेस्टिक फ्लोज मजबूत है। बिल्कुल। और FIIs भी अब अपना फोकस बदल रहे हैं, ऐसा लगता है। वो बड़ी कंपनियों की बजाय स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ओहो, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, शायद वो यहाँ ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। इंडिगो के प्रमोटर्स ने भारी हिस्सा बेचा। विप्रो, TCS, एडलवाइस, साई लाइफ साइंसेज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी बड़े सौदे हुए हैं। तो बाजार में हलचल तो है, बिल्कुल है। और एक अच्छी खबर यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE अब दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल हो गया है। उसकी ब्रांड वैल्यू भी काफी बड़ी है, करीब 39%। वाह, ये तो बढ़िया खबर है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से भी कुछ अपडेट्स हैं। SBI कार्ड अपने कार्ड प्रोटेक्शन प्लान CPP को बदल रहा है, कीमतें कम कर रहा है। ग्राहकों के लिए अच्छी बात है। HDFC बैंक ने अपने खास ग्राहकों के लिए एम्पीरिया बैंकिंग के नियम कड़े कर दिए हैं। अब 1 करोड़ रुपए का टोटल रिलेशनशिप वैल्यू यानी TRV चाहिए होगा। 1 करोड़ तो एलीट सेगमेंट पर फोकस और बढ़ रहा है। हाँ, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए SBI क्लर्क भर्ती के आवेदन की आज आखिरी तारीख है। अच्छा, ये रिमाइंडर जरूरी है। इंडसइंड बैंक को नए MD और CEO मिल गए हैं, राजीव आनंद। हाँ, इंटरनल अपॉइंटमेंट है ये। और आदित्य बिरला कैपिटल की एक कंपनी को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर बनने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट संभालने का काम कर सकेगी। ये फिनटेक स्पेस में एक और बड़ा प्लेयर होगा। लेकिन बैंकों के लिए सब अच्छा ही नहीं है, एक चिंता भी है। MSME यानी छोटे और मझोले उद्योगों और व्हीकल लोन सेगमेंट में लोन डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है, ऐसा बैंकर खुद मान रहे हैं। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। और 2 कंपनियों जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और महानगर गैस लिमिटेड MGL पर GST डिपार्टमेंट ने करोड़ों के डिमांड नोटिस भेजे हैं। GST नोटिस किस लिए? ये टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज जैसे नियमों को लेकर हुए विवादों से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि रेगुलेटरी और टैक्स संबंधी मामले भी कंपनियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। समझ गए। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ रुख करते हैं। TCS ने पहली तिमाही में रेवेन्यू उम्मीद से कम होने के बावजूद अमित कपूर को अपना चीफ AI ऑफिसर बनाया है। क्या ये दिखाता है कि AI अब भारतीय IT कंपनियों के लिए कितना जरूरी हो गया है? बिल्कुल, ये एक बड़ा संकेत है। AI अब सिर्फ एक क्या कहते हैं बज़वर्ड नहीं रहा, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बन गया है।
अनुमान है कि एआई भारत के टेक सर्विस सेक्टर को पूरी तरह बदल सकता है। अगले 5 सालों में ये 300 से 500 बिलियन डॉलर्स का नया बाजार बना सकता है। 300 से 500 बिलियन डॉलर्स? जी हाँ, एआई और डेटा सेगमेंट में 12-15% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है। टीसीएस का ये कदम दिखाता है कि वो इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एआई का एक दूसरा पहलू भी है, नौकरियों का जाना। क्या एआई की वजह से छटनी बढ़ रही है? हाँ, ये एक ट्रेंड बनता दिख रहा है जिसे एआई संचालित छटनी कह सकते हैं। जैसे जैसे कंपनियां एआई को अपना रही हैं, वो अपने वर्कफोर्स को भी उसी हिसाब से ढाल रही हैं। इससे कुछ भूमिकाएं बदल रही हैं या खत्म हो रही हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी विदेशी कंपनियों के भारत में बने ऑफिस जो रिसर्च, डेवलपमेंट या बैक ऑफिस काम करते हैं, वो इनोवेशन हब बन रहे हैं। अच्छा, जीसीसीज का रोल बढ़ रहा है। हाँ, वो भी एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी पे काफी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में HCL टेक ने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म थॉट मशीन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एआई और क्लाउड का इस्तेमाल करके बैंकों को मॉडर्न बनाया जा सके। ठीक है, और टेक स्पेस में क्या चल रहा है? न्यूजेन सॉफ्टवेयर को एक राज्य की अदालतों को डिजिटल बनाने का 73 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कोर्ट डिजिटलीकरण, ये अच्छा है। हाँ, ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम है। वहीं रिलायंस जियो के नेटवर्क में बड़ी दिक्कत आई, जिससे हजारों यूजर्स परेशान हुए। हाँ, वो खबर देखी थी। स्पाइस जेट ने शिलोंग एयरपोर्ट पर पेपरलेस बोर्डिंग शुरू की है, यात्रा को आसान बनाने की कोशिश। ये बढ़िया है। ब्यूटी रिटेलर नायका भी अपने ग्राहकों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए एआई और वर्चुअल रियलिटी वीआर जैसी तकनीक पर फोकस कर रही है। नायका भी टेक अपना रहा है। हाँ, और सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का इरादा 3 से 4 लाख नए टावर लगाने का है, जो उनके 4G, 5G नेटवर्क विस्तार का संकेत देता है। 3 से 4 लाख टावर, बीएसएनएल की बड़ी योजना है। चलिए, अब एनर्जी सेक्टर पर आते हैं। सरकार समंदर में पवन चक्की लगाने यानी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग मांग रही है। ये वीजीएफ क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है? वीजीएफ का मतलब है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये एक तरह की सरकारी मदद होती है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को दी जाती है जो देश के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन शायद शुरू में आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद ना हो। अच्छा। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स में शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होती है। वीजीएफ से लागत कम करने में मदद मिलती है ताकि प्राइवेट कंपनियां इनमें निवेश करने के लिए आगे आएं। सरकार ने करीब 6,700 करोड़ रुपए की मांग की है और गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर भी निकाले गए हैं। तो टेंडर निकल गए? हाँ, और 2026 की शुरुआत में बोलियां लगने की उम्मीद है। और तमिलनाडु की क्षमता की तुलना तो नॉर्थ सी से की जा रही है, जो ऑफशोर विंड के लिए दुनिया में मशहूर है। क्या भारत में विंड एनर्जी का भविष्य वाकई इतना उज्जवल है? संभावनाएं तो बहुत हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का अनुमान है कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2030 तक दोगुनी हो सकती है। दोगुनी? हाँ, 51 गीगावाट से बढ़कर 107 गीगावाट तक। इससे न सिर्फ क्लीन एनर्जी मिलेगी, बल्कि 1 लाख से ज्यादा नई नौकरियां भी पैदा होंगी और बिजली की लागत भी कम हो सकती है। वाह, ये तो काफी पॉजिटिव है। का नेटवर्क बनाने के लिए जॉइंट वेंचर बनाया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में भी फोकस? हाँ, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने पुडुचेरी में नई कंपनी बनाई है। जैक्सन इंजीनियर्स मध्य प्रदेश में 6 गीगावाट का बड़ा सोलर प्लांट लगाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। 8,000 करोड़ सोलर में? जी। और जेएसडब्ल्यू स्टील ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लौह अयस्क निकालने का जॉइंट वेंचर बनाया है। ये सब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश दिखाता है। क्या ये सुजुकी के ईवी प्लांट जैसी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी है? बिल्कुल, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, चाहे वो ईवी हो या कुछ और, बिजली की मांग भी बढ़ेगी। इसलिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना बहुत जरूरी है। सही। लेकिन साथ ही वैश्विक राजनीति का असर भी दिख रहा है। भारतीय रिफाइनरियां जैसे इंडियन ऑयल और रिलायंस अमेरिका के संभावित टैरिफ बढ़ने के डर से रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर रही हैं। ओहो, तो रूस से तेल कम आ रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। ये दिखाता है कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन और राजनीतिक दबावों को भी साधना पड़ रहा है। ये तो है। अब आते हैं फार्मा सेक्टर पर। यहाँ रेगुलेटरी अप्रूवल की कई खबरें हैं। अरबिंदो फार्मा की सब्सिडरी क्यूराटेक को कैंसर की दवा डैजुब्लिस के लिए यूके की अथॉरिटी MHRA से मंजूरी मिली है। हाँ, बायोसिमिलर है ये। SMS फार्मा और यूनिकेम लैब्स को US FDA यानी अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है।
एक को NAI और दूसरे को VAI, वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड स्टेटस मिला है। ये क्या दर्शाता है? NAI और VAI दोनों ही काफी हद तक सकारात्मक संकेत हैं। NAI का मतलब है कि FDA को जांच में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली और कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। VI के मतलब है कि कुछ छोटी-मोटी आपत्तियां हो सकती हैं, जिन्हें कंपनी खुद ठीक कर सकती हैं, लेकिन ये इतनी गंभीर नहीं है कि रेगुलेटरी एक्शन लिया जाए। बेसिकली ये दिखाता है कि इन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अच्छी है। तो ये अच्छी खबर है इनके लिए। जी हाँ। इसी तरह ग्लैंड फार्मा को भी एक इंजेक्शन के लिए US FDA की मंजूरी मिली है, जिसका अमेरिकी बाजार करीब $45 मिलियन का है। ये भारतीय फार्मा कंपनियों की वैश्विक बाजार में पकड़ को मजबूत करता है। लेकिन अमेरिका से एक चिंताजनक खबर भी है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दवा की कीमतें बहुत ज्यादा घटाने की बात कही है। इसका भारतीय फार्मा कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है? सन फार्मा, लुपिन। ये वाकई चिंता का विषय है। अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर वहां कीमतें बहुत ज्यादा घटाई जाती हैं, तो भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर भारी असर पड़ेगा। इसीलिए सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियों के शेयरों में चिंता देखी गई। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हालांकि दूसरी तरफ एरिस लाइफ साइंसेज को अपनी अहमदाबाद यूनिट के लिए ब्राजील के रेगुलेटर अनविजा से मंजूरी मिली है, जो नए बाजारों में मौके तलाशने का संकेत है। अच्छा, ब्राजील का अप्रूवल? हाँ। जाइडस लाइफ साइंसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी के निधन की दुखद खबर भी है, लेकिन साथ ही कंपनी का ESG स्कोर सुधरा है, जो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। ESG स्कोर सुधरना भी आजकल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में और क्या चल रहा है? जेके पेपर को उम्मीद है कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP लगने से कीमतें सुधरेंगी। हाँ, इंपोर्ट रोकने के लिए। इंडो फार्मा इक्विपमेंट की ग्रोथ अच्छी रही है और वो क्रेन बनाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। रत्नमणि मेटल्स ने सऊदी अरब में जॉइंट वेंचर बनाया है। सऊदी में विस्तार। स्टार सीमेंट पर EPF जमा न करने पर जुर्माना लगा है। ओहो, रेगुलेटरी इशू। KG पेट्रोकेम के नतीजे शानदार रहे हैं और डीप पॉलीमर्स ने एक नए तरह के प्लास्टिक मास्टर बैच का उत्पादन शुरू किया है। यानी इस सेक्टर में भी विस्तार और रेगुलेटरी एक्शन दोनों दिख रहे हैं। हाँ, मिला-जुला माहौल है। चलिए, अब आखिर में कंज्यूमर, रिटेल और कुछ और बिजनेस स्निपेट्स पर आते हैं। GST दरों में संभावित कटौती की काफी चर्चा है। इसका क्या असर हो सकता है? अगर GST दरें कम होती हैं तो कई सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी टीवी, फ्रिज वगैरह सस्ते हो सकते हैं, जिससे बिक्री बढ़ सकती है। हाँ, विजय सेल्स जैसी कंपनियां तो पहले ही कह रही हैं कि बिक्री बढ़ रही है। बिल्कुल। बिस्किट सस्ते हो सकते हैं, जिसका फायदा ब्रिटानिया जैसी कंपनियों को मिलेगा। टूथपेस्ट पे भी कटौती की उम्मीद है। कोलगेट ने तो नया कैंपेन भी शुरू कर दिया है। कोलगेट का नया कैंपेन? हाँ, खेती के उपकरणों पर टैक्स कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। सीमेंट पर भी बड़ी कटौती 28% से 18% की उम्मीद है। सीमेंट पे 18%? ये तो बड़ा बदलाव होगा। हाँ, जिससे घर बनाना सस्ता हो सकता है और अल्ट्राटेक, अंबुजा जैसी कंपनियों को फायदा होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी कटौती की उम्मीद है, जिससे हैटसन एग्रो जैसी कंपनियां खुश हैं। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव असर भी हो सकता है, जैसे लोग खरीदारी रोक दें? हाँ, ये एक संभावित व्यवधान है। अगर लोगों को पता है कि आगे चलकर कीमतें कम होने वाली हैं, तो वो अभी खरीदारी टाल सकते हैं, खासकर कारों या महंगे सामानों के मामले में। इससे त्योहारी सीजन की बिक्री पर असर पड़ सकता है, क्योंकि लोग इंतजार करना पसंद करेंगे। ये पॉइंट है। दूसरी तरफ वनस्पति तेल इंडस्ट्री सरकार से GST रिफंड मांग रही है, क्योंकि उनका टैक्स स्ट्रक्चर उल्टा है। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, और अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने की धमकी का असर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। उनकी ग्रोथ का अनुमान कम हो गया है। कपड़ों पर भी असर? जी, सूरत का हीरा बाजार भी मुश्किल में है, क्योंकि अमेरिका भारतीय हीरों पर टैरिफ दुगना कर सकता है। ओह, डायमंड इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। हाँ, हालांकि सरकार ने जवाहरात के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाकर कुछ राहत देने की कोशिश की है। ठीक है, और कुछ तेज खबरें फटाफट। हाँ बिल्कुल। स्विगी ने इंस्टामार्ट पर नॉइस नाम से अपना प्राइवेट फूड ब्रांड लॉन्च किया है। नॉइस, अच्छा नाम है। DTDC ने रफ्तार नाम से सेम डे डिलीवरी सर्विस शुरू की है। बेबी केयर स्टार्टअप पीको ने अच्छी फंडिंग उठाई है, $3.2 मिलियन। स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं। हाँ, जोमैटो, जो अब इटर्नल लिमिटेड है, उस पर GST का बड़ा डिमांड नोटिस आया है, 40 करोड़ से ज्यादा का, और कुछ कर्मचारी आरोप भी लगा रहे हैं। जोमैटो के लिए मुश्किलें? लगता तो है। साथ ही उन्होंने रियल मनी गेमिंग RMG से बाहर निकलने का फैसला किया है। पेटीएम भी RMG से बाहर निकल रहा है और अपनी दूसरी इकाइयों में निवेश कर रहा है। तो RMG से दूरी बना रहे हैं ये लोग। हाँ, गेम्सक्राफ्ट ने नए नियमों के चलते पे टू प्ले रम्मी बंद कर दिया है। गेमिंग पर रेगुलेशन का असर? बिल्कुल।
फिल्म प्रेमियों के लिए गॉडफादर ट्रिलॉजी 4K में फिर से रिलीज हो रही है। वाओ, क्लासिक। और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में BLS इंटरनेशनल और प्रोटियन ईगो ऑफ टेक्नोलॉजीज ने UIDAI यानी आधार अथॉरिटी से हजारों करोड़ के बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, BLS को 2055 करोड़ और प्रोटियन को 1160 करोड़ का। लेहर फुटवियर्स को भी PM विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है 75 करोड़ का। PM विश्वकर्मा योजना से भी बिजनेस मिल रहा है। हाँ। वाओ, तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। EV क्रांति की आहट, कंपनियों का बड़ा फेरबदल, बाजार में उतार चढ़ाव, AI का बढ़ता असर और रेगुलेटरी बदलाव। इन सब का निचोड़ क्या है एक लाइन में? निचोड़ ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही डायनामिक, मतलब तेजी से बदलते दौर से गुजर रही है। एक तरफ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपनाई जा रही है, चाहे वो AI हो या EVs। दूसरी तरफ कंपनियां कंसोलिडेशन और अधिग्रहण के जरिए खुद को मजबूत कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट का असर साफ दिख रहा है, चाहे वो FII का पैसा हो या टैरिफ की चिंता है। और सरकार के नियम कानून जैसे GST, डिजिटल रेगुलेशन, ये भी लगातार बदल रहे हैं और बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। तो कंपनियां इन सभी चीजों, घरेलू मौकों और बाहरी दबावों के बीच अपना रास्ता बना रही हैं। बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने आज कई कंपनियों के कदमों की बात की। कोई स्ट्रक्चर बदल रहा है, कोई पैसा जुटा रहा है, कोई नियमों के हिसाब से चल रहा है। एक तरफ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर है, दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी का दबाव भी है, जैसे टैरिफ का डर। तो ये जो अलग अलग कंपनियों के कदम हैं, क्या ये मिलकर अगले 5 सालों के लिए इंडिया इंक की किसी बड़ी छिपी हुई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।